साहब नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। बहुत सारे लोगों का मेल अक्सर आता रहता है। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ये देहरादून में है, 29th, 30th एंड 1 दिसंबर। तो मैं वहाँ 30 और 1 दिसंबर को रहूँगा, सैटरडे और संडे। क्राइम के ऊपर अलग अलग तमाम लोग, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, तो कुछ डिस्कशन, कुछ बातें। तो जो भी देहरादून आसपास अपनी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं ज़रूर आइए। शायद कोई हयात सेंट्रिक नाम है होटल का, वहाँ पर ही है। तो दिलचस्पी हो तो आइए, मुलाकात भी होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को एक होटल ले जाता है। होटल ले जाने के बाद वो उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद लाश रूम में बेड पर पड़ी है और अगले 2 दिनों तक वो उसी डेड बॉडी के साथ उसी कमरे में खुद को बंद रखता है। 2 दिन बाद जब लाश से बदबू आनी शुरू होती है, लाश खराब होने लगती है, तो एक सुबह रूम से निकलता है और गायब हो जाता है। अब बेंगलुरु पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि कातिल जो एक होटल के अंदर, एक 3 स्टार होटल, उसके अंदर कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद लगभग अगले 48 या 72 घंटे में वो कभी भी आसानी से वहाँ से जा सकता है। लेकिन क्या वजह है कि कत्ल करने के बावजूद वो अगले 48 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे उसी होटल में, उसी कमरे में, उसी डेड बॉडी के साथ रुकता है, रहता है और फिर जाता है। और जाता इसलिए है क्योंकि अब उस कमरे में बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेंगलुरु इधर अचानक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बहुत सारी वारदात हो गई है। हालांकि जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह आज उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया, वो ये कि बेंगलुरु में जितने क्राइम अगेंस्ट वुमेन या महिलाओं के ख़िलाफ़ जो तमाम मर्डर्स, बाकी चीज़ें हो रही हैं, वो बेंगलुरु के लोकल नहीं है, बल्कि दूसरे स्टेट से जो वहाँ आकर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज की कहानी एक 19 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के की है। लड़की 19 साल की, रहने वाली असम की, नाम माया गोगोई डेका। माया की बड़ी बहन बेंगलुरु में रहती थी, वहीं जॉब करती थी। तो माया भी 3 साल पहले 2021 में बेंगलुरु पहुंचती है इत्तेफाक से। तब कोरोना के बाद थोड़ी सी कुछ शायद ढील हुई थी और वो अपनी सिस्टर के साथ और एक कज़न के साथ एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती है। सोशल मीडिया में वो काफ़ी एक्टिव थी। वो अपने एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करती थी। फिर बाद में उसने एक एजुकेशनल फर्म, कंसल्टेंसी ज्वाइन कर ली। तो वो भी नौकरी करती और अपना काम भी करती, जो शौक उसका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान केरल का एक लड़का था और उस लड़के का नाम आरव हनोई। आरव हनोई केरल के कुन्नूर का रहने वाला, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उसने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वो भी एक स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए 6 महीने पहले बेंगलुरु पहुंच गया। अब 2 अनजान लोग, 2 अजनबी बेंगलुरु में, दोनों कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी देखा नहीं, लेकिन तकदीर दोनों को बेंगलुरु ले आई। उधर आरव आया, इधर डेका आई। अब डेका चूँकि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी, तो उसी सोशल मीडिया के ज़रिए, जो आजकल एक नया फैशन हो चुका है, डेका और आरव की मुलाकात होती है। मुलाकात होती है, पता चलता है कि दोनों बेंगलुरु में हैं, फिर बातचीत होती है, फिर दोनों फिज़िकली मिलते हैं। उसके बाद दोस्ती गहरी होती जाती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। लगभग 6 महीने इनके रिश्तों को बीत गए। 6 महीने के बाद 23 नवंबर, अभी 23 नवंबर की बात है, दोपहर 12:31 का वक्त। आरव और माया डेका, ये दोनों बेंगलुरु के ही एक इंदिरा नगर इलाका है, उसी इलाके में एक 3 स्टार होटल है, जो एक सर्विस अपार्टमेंट है। उसका नाम है दी होटल रॉयल लिविंग। तो इसी होटल रॉयल लिविंग में ये दोनों पहुंचते हैं 12:31 पर। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये टाइम कैद है और सीसीटीवी कैमरे में ये आप इन दोनों को देख सकते हैं।
वाइट कैप पहने हुआ है आरव और उसके साथ वो है डेका। जब ये इस होटल के रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो डेका को साफ देखकर लग रहा है वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब कहीं कोई शिकन नहीं, टेंशन नहीं। और ये भी है कि शायद दोनों अपनी मर्जी से पहुंचे। दोनों के पास एक एक बैग है। इसके बाद डेका सोफा पर बैठ जाती है, आरव रिसेप्शन पर जो शख्स आता है उसको डिजिटल तरीके से पेटीएम या किसी और मोड से पे करता है और फिर दोनों इसी होटल के एक रूम जो उनको अलॉट किया गया था वहाँ चले जाते हैं। 23 नवंबर को रिसेप्शन पे इन्होंने बताया कि उन्हें कि सिर्फ एक दिन के लिए कमरा चाहिए था, यानी 24 को चेकआउट करना था। अब 23 नवंबर को दोपहर लगभग 12:32-33 पे दोनों कमरे के अंदर हैं और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। अब 24 तारीख आ गई, 24 नवंबर, उसी दिन चेकआउट करना है। 12 बजे तक चेकआउट का टाइम था। रिसेप्शन से रूम में लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि आज आपको चेकआउट करना है। तो आरव फ़ोन उठाता है और कहता है कि हम इवनिंग में चेकआउट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा हम दे देंगे। रिसेप्शन वाले कहते हैं ठीक है। इवनिंग जब होगी तो फिर रिसेप्शन से फ़ोन जाता है और वो फिर आरव कहता है कि एक काम कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, हम अब नेक्स्ट डे चेकआउट करेंगे, यानी कि 25 को। 24 को करना था लेकिन 25 को अब हो गया। कई बार ऐसा होता है। अब 25 की मॉर्निंग आ गई। 25 की मॉर्निंग में फिर रिसेप्शन से फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि आज आप चेकआउट कर रहे हैं। तो आरव कहता नहीं, एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए, अब हम 26 को चेकआउट करेंगे। क्योंकि होटल खाली था, कोई बुकिंग थी नहीं, होटल वाले को भी कोई इशू नहीं, तो 26 की बुकिंग तक हो गई। अब आरव और डेका ये दोनों 23 नवंबर से उसी होटल में। इस दौरान में उन्हीं के रूम के नंबर पर एक पार्सल भी आया, वो पार्सल भी आरव ने कलेक्ट किया। लेकिन इस दौरान में आरव के अलावा होटल के किसी एम्प्लॉय ने किसी और को नहीं देखा। अब वो ऑनलाइन खाने का भी ऑर्डर करके मंगा लेता होटल में, तो आरव ही रिसीव करता। अब आ गई 26 नवंबर की तारीख। 26 नवंबर की सुबह सुबह 8:19 पर आरव दिखाई देता है एक सीसीटीवी कैमरे में, होटल के बाहर। वही वाइट कैप पहने हुआ है और दोनों हाथ जेब में हैं और तेजी से होटल से बाहर निकल रहा है। ये जो तस्वीर है उसके निकलने की तस्वीर है। अब वो होटल से बाहर निकल गया 8:19 पर। अब धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदलने लगी। 12 बजे चेकआउट का टाइम था। करीब 10 साढ़े 10 बजे रिसेप्शन से फ़ोन गया लैंडलाइन पर कि आज चेकआउट कर रहे हैं कि नहीं। किसी ने फ़ोन उठाया नहीं। होटल वाले को लगा कि शायद देर से उठेंगे। 11 बजे के बाद फिर फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। अब चूंकि इन दोनों ने जब रिसेप्शन पे एंट्री की थी तो मोबाइल नंबर भी था, तब रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ शख्स था उसने आरव के मोबाइल पर फ़ोन किया। मोबाइल स्विच ऑफ। उन्हें लगा क्या है। फिर उन्होंने 1-2 बार कमरे में किया, खुला नहीं। 12 बजने वाला था, चेकआउट है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। तभी फिर एक होटल के स्टाफ को कहा गया कि भाई जाओ रूम में ही पूछ कर आओ कि इनका क्या इरादा है। होटल का एक स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पे उनके रूम में पहुंचता है। घंटी बजाता है, थोड़ी देर वेट करता है, कोई आवाज़ नहीं। तभी वो देखता है कि दरवाज़ा बंद नहीं है, अनलॉक नहीं है, खुला हुआ है थोड़ा सा। स्टाफ दरवाजे को धक्का देता है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है अंदर से एक तेज़ बदबू आती है। वो स्टाफ हैरान, ये क्या है, लेकिन फिर भी अब दरवाज़ा खुला तो सामने बेड है। बेड पर उसकी नज़र पड़ी। करीब गया तो उसकी चीखें निकल गई। बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी है। उसके जिस्म को आधा ब्लैंकेट से ढका हुआ है। ब्लैंकेट खून से तरबतर है। बस वो इतना ही देखा, बदआवाज़ भागा चीखते हुए। बाकी स्टाफ ने उसकी चीख सुनी, फिर सब आए। उन्होंने देखा लाश बेड पर। उन्होंने कहा पुलिस को बताने की ज़रूरत है। पुलिस को फ़ौरन फ़ोन किया गया। पुलिस अब मौके पर पहुंची और पहली बार पूरी तरह से अंदर कमरे में दाखिल हुई। जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो ये क्राइम सीन की तस्वीर है उस वक्त की, उस रूम की। ये बेड है, बेड के साथ ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट पे बहुत सारे खून की बूंदें हैं। बेड पर एक मोबाइल रखा हुआ है। बेड के नीचे एक नायलॉन की रस्सी पड़ी हुई है और उसी बेड के दाईं तरफ या जो फर्श है उस पर भी खून के निशान है। अब जब ये सब कुछ देखा तो अंदाज़ा हो गया कि ये जो कत्ल हुआ किसी तेज़धार हथियार से हुआ है। इसके बाद खैर पुलिस बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
मरने वाली कोई और नहीं, वही हंसती हुई मुस्कुराती लड़की थी जो रिसेप्शन पे आपने देखा 23 नवंबर दोपहर 12:31 पर। 23 नवंबर को उसने चेक इन किया था और 26 नवंबर की दोपहर को देखा एक लाश थी उसी कमरे में। अब चूंकि इस कमरे में दो लोग ठहरे थे, एक डेका और दूसरा आरफ, तो अब पुलिस ने पहला सवाल यही कि भाई इसका पार्टनर कहाँ है। अब होटल वालों ने इधर उधर देखना शुरू किया, उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, मोबाइल पे कॉल किया तो पता चला स्विच ऑफ है। पुलिस ने कहा सीसीटीवी कैमरा चेक करो। अब जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो नज़र आया कि 8:19 पर बड़ी तेज़ी के साथ अपना कैप पहनकर आरब होटल से निकल रहा और उसके बाद से गायब है। पुलिस वालों ने रिसेप्शन से आरब का नंबर लिया, मोबाइल उसको कॉल किया, स्विच ऑफ। अब क्या किया जाए? फौरन पुलिस ने आरब के मोबाइल के सीडीआर निकालने शुरू किए और देखा कि कब कब क्या कॉल। तो पता चला कि सुबह 8:30 के आसपास आरब का मोबाइल ऑन था और तब उसने अपने मोबाइल से एक कॉल किया था, कॉल नहीं बल्कि एक अपने मोबाइल के ऐप से कैब बुक किया था और वो कैब रेलवे स्टेशन तक के लिए था, क्योंकि ऐप में सारा आ जाता कहाँ से कहाँ तक। अब वो उसमें नंबर भी था कि कैब के सीसीटीवी कैमरे में वो कैब भी कैद हो गई, तो उसके नंबर से कैब वाले से बुलाकर पूछा गया, उसने बताया स्टेशन पे छोड़ दिया था। अब वहाँ तक की कहानी तो थी, उसके आगे वो कहाँ गया, गायब, मोबाइल बंद, अब कुछ पता नहीं। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद डेका का मोबाइल निकाला गया, उसके सीडीआर खंगाले गए। फिर उनके कागजात से पता चला कि डेका की एक सिस्टर और कज़न यहीं बेंगलुरु में रहते हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया, वो सब आए। फिर सारी पूछताछ हुई, बातें हुई। तो जो जितनी कहानियाँ सामने थी वो ये थी कि 6 महीने पहले आरब और डेका की दोस्ती हुई थी। डेका की सिस्टर को भी इनकी दोस्ती के बारे में पता था। वो 21 साल का लड़का, ये 19 साल की लड़की। लेकिन इन दोनों की इस बातचीत के अलावा और कुछ मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या, क्योंकि कातिल के तौर पर और कोई आया नहीं होटल के अंदर। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे है। एक दिन के लिए गए, 3 दिन एक्सटेंड किया। जब डेका का मोबाइल पुलिस ने अनलॉक किया और देखा तो उसमें ये देखा कि आखिरी मैसेज, आखिरी कॉल 24 नवंबर का था। तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि 24 नवंबर तक ये मोबाइल चार्ज था, ऑन था, और 24 नवंबर को ये मोबाइल चूँकि चार्ज हुआ नहीं तो बंद हो गया। तो उसी के हिसाब से पुलिस ये मानकर चली कि 24 नवंबर को ही डेका का कत्ल कर दिया गया। यानी 23 नवंबर को चेक इन हुआ और 23 नवंबर की हो सकता है रात को ही 12 के बाद और सुबह से पहले, मतलब होटल में चेक इन करने के कुछ घंटे के बाद ही डेका को मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उसके जिस्म पर 10 से ज़्यादा चाकू के निशान थे, जिसमें सर से लेकर सीने तक हर जगह। तो अब 24 तारीख को मोबाइल बंद, और जो लाश की हालत थी वो ये बता रही थी कि कम से कम 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी है। तभी उसमें से स्मेल आना शुरू हुआ था और लाश खराब होने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ होटल वाले और सीसीटीवी कैमरा ये गवाही दे रहे हैं कि जिस कमरे में जब इस होटल का स्टाफ घुसा और बाद में पुलिस आई, तब तक वो पूरा कमरा, उसमें अजीब सी स्मेल थी, बदबू थी। और उससे कुछ घंटे पहले उसी रूम से आरव निकल कर गया था सुबह 8:19 पर, और वो आरव लगभग पिछले 3 दिनों से उसी कमरे में था। और मोबाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत की तारीख और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि वो 48 घंटे से ज़्यादा उस लाश के साथ एक ही कमरे में बंद रहा। अब एक ऐसी लाश जिसमें से बदबू आ रही है, जो लाश खराब हो रही है, और एक कातिल उसी लाश के साथ उसी होटल के रूम में, ये भी नहीं कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे ख़तरा कभी भी कि कोई भी आ सकता है, कोई सफाई करने आएगा, हाउसकीपिंग वाला आएगा, कि बाकी खाने पीने की चीज़ अगर आप ऑर्डर देते हो। लेकिन उसके बावजूद वो भाग नहीं रहा, बल्कि उसी रूम में कत्ल कर चुका है और लाश के साथ बैठा हुआ है कमरे में। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों। अब जब दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो पता चला कि पिछले 5 महीनों में इन दोनों के बीच हज़ारों कॉल हुए, इन दोनों के बीच हज़ारों मैसेजेस आदान प्रदान हुए। और जाते जाते आरव अपना बैग छोड़ गया, जो आते वक्त उसके पास था। डेका का अपना बैग उसके पास था। फिर उसी होटल में उसी रूम के नंबर के साथ एक ऑनलाइन उसने नायलन की रस्सी का ऑर्डर दिया था, जो उसने खुद रिसीव किया होटल में। तो रस्सी का ऑर्डर
चाकू का उसने कहीं से ऑर्डर नहीं दिया, चाकू के कोई सबूत नहीं मिले, तो इसका मतलब वो चाकू पहले से लेकर आया था। तो यहीं से पुलिस का मानना है कि ये अचानक होटल में आने के बाद कोई झगड़ा हुआ और फिर कत्ल हो गया, ऐसा नहीं है, ये सीन ही नहीं है, ये एक वेल प्लान मर्डर है। और जब आरव इस होटल में आया तो ये ठान कर आया था कि उसे डेका का कत्ल करना है। लेकिन डेका का कत्ल क्यों, वजह क्या थी? और उससे भी बड़ी पहेली ये कि कत्ल करने के बाद इतने मौके थे, वो आराम से जैसे 26 नवंबर की सुबह 8:19 पे निकला, वो दरवाज़ा लॉक करके वॉक करने के नाम पे, कुछ खरीदने के नाम पे, कहीं भी किसी भी बहाने से बाहर आ सकता था और भाग सकता था। लेकिन एक शख्स कत्ल करता है और कत्ल के बाद लाश के साथ 48 घंटे से ज़्यादा उसी कमरे में बैठा रहता है। यही चीज़, यही सवाल पुलिस को कचोट रही थी। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? तो एक चीज़ पुलिस की नज़र में आई, वो ये कि उसने रस्सी का ऑर्डर दिया, चाकू भी था। लेकिन इन दो चीज़ों से थोड़ा सा अंदाज़ा ये हुआ कि शायद उस होटल में रहते हुए आरव लाश के टुकड़े कर उनको किश्तों में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाने की प्लानिंग में था कि थोड़े थोड़े लाश के टुकड़े लेकर बाहर जाएंगे और उसके बाद उसको कहीं ठिकाने लगा देंगे। हाल के वक्त में ऐसी बहुत सारे केसेस हुए हैं और कातिल सब ऐसे ही आइडिया लेते हैं। तो बहुत मुमकिन है इसीलिए वो होटल में रुका रहा और बैठा रहा कि लाश के टुकड़े करेंगे और फेंकेंगे, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लेकिन इस थ्योरी में एक थोड़ा सा पेंच ही आ रहा है कि कमरे में नायलॉन की रस्सी थी, चाकू था और बैग छोटे से थे, कोई ट्रॉली बैग भी नहीं था और कोई इतने बहुत सारे पॉलीथिन भी नहीं मिले जिसमें आप टुकड़ों को रख कर और बाहर फेंक सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डाइसी टाइप की है। तो फिर वो कमरे के अंदर क्यों था? और उससे ही बड़ा सवाल कि जिस डेका से 6 महीने से दोनों दोस्ती थी, फिर प्यार था, दो डेका की सिस्टर और ये सब एक दूसरे को जानते हैं और वो मिले थे, उसका उसने कत्ल क्यों किया? कत्ल करने के लिए एक होटल को क्यों चुना, जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? अपना चेहरा, अपना सब कुछ लेकर आया, हालांकि कैप के ज़रिए उसने थोड़ा सा चेहरा छुपाने की कोशिश की। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तब सामने आएंगे जब आरव सामने आएगा। और फिलहाल बेंगलुरु पुलिस का ये कहना है कि जो उसने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी उसकी चीज़ें खंगाली, कुन्नूर में उसकी फैमिली तक पहुंच गई, बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि आरव के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बहुत दूर जाए और बहुत देर तक भागा रहे। तो पैसे हैं नहीं, छुपेगा कहाँ? पुलिस की टीमें अलग अलग लगी हुई हैं, मोबाइल ऑन होगा तो लोकेशन पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये दो सवाल हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पहला, जिस लड़की से उसकी दोस्ती और प्यार, उसे इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? क्या जेलसी थी, क्या कुछ और था? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि कत्ल करने के बाद जब वो भाग सकता था, फिर भी 48 घंटे से ज़्यादा लाश के पास रहकर वो क्या करना चाहता था? अजीब मतलब ये चीज़ है। तो अब इन दोनों सवालों के जवाब के इंतज़ार हमें भी है। सगैर आज हमारे रिपोर्टर भी बेंगलुरु में हर वक्त पुलिस के कांटेक्ट में है। जैसे ही इस कहानी का क्लाइमेक्स हमारे सामने होगा, आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और अगर आप में से किसी को पता है बेंगलुरु में हमारे बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, ये पता चले तो बताइएगा, ज़रूर उसको शामिल करेंगे। लेकिन इसका फॉलोअप मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा और सुनाऊँगा भी, ये वादा है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अंशिका पटवा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशिका। और ये पी.के. पटवा साहब की बिटिया हैं और पी.के. पटवा साहब एयरफोर्स में हैं, श्रीनगर में पोस्टेड हैं। और नौकरी ऐसी, क्योंकि सरहद पर और बाकी जगहों पर जब आप रहते हैं, ख़ासतौर पर हमारे जवान, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, छुट्टियाँ कम मिलती है। तो बिटिया के बर्थडे की वजह से इनको छुट्टी नहीं है, तो ये श्रीनगर में। लेकिन कोई बात नहीं, पटवा साहब, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से बिटिया अंशिका पटवा को हैप्पी बर्थडे। हमारे कुलीग हैं बहुत सीनियर, जिनके साथ मैं इराक भी गया था, कृपाल सिंह जी। तो कृपाल सिंह और पूनम जी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो कृपाल भाई, पूनम भाभी, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, आपकी जोड़ी यूँ ही सलामत रहे, यही दुआ है दिल से। और साथ ही महेश कुमार और चित्रा जी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है।
तो महेश जी और चित्रा जी, आप दोनों को भी दिल से बहुत बहुत बधाई, मुबारक आपकी इस शादी की सालगिरह की। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। राहुल गाई समुद्रे जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल गाई समुद्रे जी। और ये आदित्य जी के फादर हैं। साथ ही याल्डा शम्स, इनका भी आज बर्थडे है, हम नाम है। तो हैप्पी बर्थडे याल्डा शम्स। और ये इमाल शम्स की वाइफ है और अफगानिस्तान से हैं दोनों, लेकिन फिलहाल जर्मनी में। माही का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माही। और ये अमित कुमार की बिटिया हैं। साथ ही मेघा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मेघा। और ये मनोज प्रजापति जी की बिटिया हैं आयुष तिवारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष जी। और ये अनिल तिवारी जी, प्रमिला जी, अमित, शारदा और अनिका, इन सब ने भेजा है। पूजा पाठक का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये भेजा टोनी झा ने है। जावेद मिर्ज़ा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जावेद मिर्ज़ा। साथ ही रोशनी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोशनी। और ये भेजा आदित्य कुमार ने है। इसके अलावा शिवानी अकोटकर और रोशन अकोटकर, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो शिवानी जी और रोशन साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा है मज़ार बेग ने। पल्लवी एंड छोटन, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो पल्लवी जी और छोटन साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा है प्रशांत कुमार गुप्ता ने। अंजलि वाजपेयी एंड निकेश त्यागी, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी। तो अंजलि जी और निकेश जी, आपको बधाई। भेजा सुरेंद्र सिंह जी ने। पूनम एंड कमलजीत, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी। तो पूनम जी और कमलजीत जी, आप दोनों को ही बधाई। भेजा जसविंदर कौर संधू ने। साथ ही आकाश, नंदिता एंड अक्षिता, आकाश और नंदिता पति पत्नी और अक्षिता इनकी बिटिया हैं। आकाश ने एक मेल लिखा, बहुत ही खूबसूरत। इनके मेल की छोटे में कहानी ये है, पूरी कहानी लिखी है इन्होंने, कि ये अक्सर दफ्तर जाते हुए रास्ते में मेरी कहानी सुनते हैं, और वो पूरी कहानी सुनने के बाद रात को जब घर लौटते हैं तो डिनर के वक्त वही कहानी अपने स्टाइल, अपने अंदाज में अपनी पत्नी यानी नंदिता को सुनाते हैं। और धीरे धीरे नंदिता को अब लत लग गई इनकी कहानी सुनने की, इनके अंदाज में। तो वो सुनाते हैं और वो डेली सुनती हैं। एक रोज़ क्या हुआ कि इन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर दिया कि आप बिन बताए हुए आप गायब हो गए, आपने कहानी सुनाई नहीं। तो मैंने कुछ सुनी नहीं, तो अब सोचा कि मैं क्या सुनाऊँ घर जाके, क्योंकि डेली तो सुन के सुना देता था। तो उस दिन घर पहुँचे, फिर वही डाइनिंग टेबल पर बैठे। अब नंदिता ने इनसे कहा, चलो तो शुरू हो जाओ, आज की कहानी क्या है। इन्होंने कहा, आज तो मैंने सुनी ही नहीं। तो उन्होंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैंने भाई, उन्होंने सुना ही नहीं, मैंने सुनी नहीं। तो फिर ये हुआ कि आप ही सुन लो, चलो डायरेक्ट क्राइम तक पे ही सुन लो। तो अब यहाँ कमाल देखिए, नंदिता ने कहा आकाश से कि नहीं, तुम ही सुनो और मुझे तुम सुनाओगे, कि मुझे तुम्हारे सुनाने का अंदाज़ पसंद है। तो ये भी देखिए एक मोहब्बत है। तो थैंक यू सो मच आकाश, नंदिता एंड अक्षिता। और आइंदा ख्याल रखूँगा आकाश जी, नंदिता जी, जब भी छुट्टी करूँगा पहले बता दूँगा, ताकि आकाश साहब को तकलीफ ना हो। एडवोकेट अमीश नवल किशोर पांड्या जी, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहता हूँ, आपका रिस्पॉन्स बहुत देर से दिया, और जो भी आपने लिखा दिल से उसके लिए शुक्रिया अमीश नवल किशोर पांड्या जी। तो कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।